हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारिता वाले चैप्टर में पार्ट 3 की। पार्ट 3 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र। ठीक है ना। संधारित्र क्या है, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स होते हैं, वो होते हैं मिस्त्री होते हैं ना, वो इसको कंडेंसर बोलते हैं। जैसे आपने ये पंखे के ऊपर लगा देखा होगा, ये देखा है ना ऐसा, ये क्या है, ये यही बेटा संधारित्र है और इसको कंडेंसर बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ठीक है ना। इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, या फिर ऐसे कह दो कि आवेश को संचित कर लेता है, ऊर्जा को संचित कर लेता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन यही आता है कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है। तो आपको उत्तर देना है विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो किसी भी डिवाइस को ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तात्क्षणिक ऊर्जा प्रोवाइड कराता है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एकदम ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसमें जो स्टोर होती है, जो संचित ऊर्जा होती है, वही एकदम इसको मिल जाती है। कोई भी डिवाइस जैसे मोटर में लगी देखी होगी, मोटर में इतनी बड़ी सी लगी होती है ये, ठीक है ना। पंखे में ये लगी है, और आपने वो टीवी या फिर कंप्यूटर के वो मदरबोर्ड नहीं होते ना, उसमें छोटे छोटे कैप्सूल से लगे देखे होंगे ना, वो सब मोस्टली क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है ना। तो रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, और कैपेसिटर ये हो ही गया। इंडक्टर आपको पढ़ेंगे उधर चैप्टर में, 8-9 के चैप्टर में ऐसा है इंडक्टर। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको मोस्टली हर सर्किट में मिल ही जाती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है क्या, तो हमने इससे पहले चालक की धारिता पढ़ी थी। तो गोलीय चालक की धारिता आई थी C = 4πε0r। ठीक है ना। तो यहाँ हमें जैसे हम चाहते हैं कि धारिता ज़्यादा हो, ताकि हम ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर कर सकें, ज़्यादा ऊर्जा को संचित कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम R को बढ़ाएंगे ना, तो C बढ़ रहा था। तो R को बढ़ाओगे C बढ़ जाएगा, तो ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R बढ़ाओगे मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। सोच के देखो, यही कैपेसिटर अगर इतना बड़ा होता तो क्या आप इसको पंखे पे लटका पाते? पंखे अपना वजन सहता क्या इसका सहता? तो वही सिस्टम है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा संचित करें तो अपना प्रॉफिट है। तो ये संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, इसका जब सिद्धांत पढ़ाऊंगा, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है ना। अभी इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। वीडियो को बस जो है ना पूरा देखते रहोगे ना, तो आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके। तो संधारित्र है क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। ओके। ये संधारित्र हो गया। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब यह देखो कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। और फॉर्मूला इसका भी यही रहेगा, C = Q/V। जो चालक की धारिता का फॉर्मूला था ना, वही इसकी धारिता का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, संधारित्र कुछ अलग नहीं है। 2 चालक ले लो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, पास रख दो, तो ये संधारित्र हो गए। संधारित्र कैसे हो गए, इस वाले को हमने जोड़ दिया बैटरी के प्लस टर्मिनल से, इसको जोड़ दिया बैटरी के माइनस टर्मिनल से। तो यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है आपकी प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी क्या, ये इस टाइप का कोई डिवाइस बना लेना, तो हम इसको संधारित्र मान सकते हैं। फिलहाल हमने ये 2 गोल गोल लिए हैं, आप इनको चाहो तो समांतर प्लेट
प्लेट वाले सिस्टम ले सकते हैं और उनको पास पास रखे ऐसे उनको फॉर्म करके संधारित्र बना सकते हो। एक हो जाएगी प्लस की और एक हो जाएगी माइनस की, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करेंगे भाई इनके प्रतीक क्या हैं। प्रतीक मतलब सिंबल। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, ये किसका चिन्ह है, ये प्रतिरोध का है। क्या प्रतिरोध ऐसा होता है? नहीं, लेकिन फिजिक्स में अब चित्र थोड़ी ना बनाए जाएंगे बार बार, तो हम एक सिंबल डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये प्रतिरोध का सिंबल है। और एक डंडी छोटी एक बड़ी हो, बड़ी वाली प्लस की छोटी वाली माइनस की, ये किसका सिंबल होता है? ये सेल का होता है। सेल कह दो, बैटरी कह दो, ठीक है ना। और इसी तरह संधारित्र में क्या है, ऐसे दो लाइनें होंगी, ठीक है ना, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। दोनों का साइज बड़ा होगा, सॉरी बराबर होगा, दोनों का साइज बराबर होगा। अगर एक छोटी एक बड़ी कर दोगे तो फिर वो संधारित्र नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगी, बैटरी या सेल कह सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो इसमें अपन प्रतीक की बात करें, प्रतीक मतलब सिंबल की बात करें कि भाई संधारित्र का सिंबल क्या है, तो हम यहाँ पे दो प्रकार से पढ़ेंगे। नियत धारिता, नियत धारिता का संधारित्र, ठीक है ना, नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र, ठीक है ना। तो ये है आपकी एक प्लस की प्लेट और एक माइनस की, तो ये हो गया आपका संधारित्र। बराबर प्लेटें होंगी ना, प्लेटों के साइज बराबर होंगे, एरिया बराबर होंगे, ओके। और कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है, एक प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तो जरूरी नहीं कि टेढ़ी प्लेट प्लस की हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, उधर वाली प्लेट टेढ़ी कर लो, मतलब एक अलग सा सिंबल दिख जाए, इसलिए इनका कोई सिंबल बनाया गया, ठीक है ना। और अगर परिवर्ती धारिता की बात करें, किसकी बात करें, परिवर्ती धारिता की, परिवर्ती धारिता का प्रतीक, परिवर्ती धारिता का संधारित्र का प्रतीक बनाए अपन है, का संधारित्र। तो कुछ नहीं करना आपको, इसी संधारित्र को ऐसे बनाना है। ये तो संधारित्र बन गया, इसी में आपको एरो लगा देना है। क्या लगा देना है? एरो, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर परिवर्ती है ना, जैसे आपसे कहा जाता कि भाई परिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह बनाओ, तो इसी प्रतिरोध में आप क्या लगा देते, एरो लगा देते, तो वो हो जाएगा आपका क्या, परिवर्ती प्रतिरोध। और ये हो जाएगा आपका परिवर्ती धारिता का संधारित्र। परिवर्ती मतलब चेंज हो रही हो, उसकी धारिता चेंज होती रहे, कम ज्यादा होती रहे, तो वो परिवर्ती हो गया। तो हमें मोस्टली ये इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। हमें मोस्टली ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको बीएससी वगैरह में मिलता है, ये 12th स्टैंडर्ड पे आपको ये वाला संधारित्र का चिन्ह मिलेगा। ऐसा कहीं भी लिख जाए ना आपको, तो समझ जाना कि वहाँ संधारित्र है, ओके। ऐसा दिख जाए तो बैटरी है, ऐसा दिख जाए तो प्रतिरोध है। अब अगर बात करते हैं कि भाई संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, साइज और आकार के हिसाब से तो ये 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है गोलीय संधारित्र और एक होता है बेलनाकार संधारित्र, ठीक है ना। तो संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, ठीक है ना। नंबर 1 है आपका समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, ओके। नंबर 2 है आपका गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। नंबर 3 है आपका बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है ना। अब यूपी बोर्ड में तो शायद यही है समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र का एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी की बुक में, डेरिवेशन नहीं, सॉरी वो न्यूमेरिकल है, बट वो न्यूमेरिकल नहीं है, डेटा नहीं दिया उसमें, इसलिए वो डेरिवेशन ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है 12th स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और फिर भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके साइज और आकार के हिसाब से आपके ये संधारित्र कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। तो आप समझ गए होंगे कि भाई संधारित्र है क्या। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। फॉर्मूला वही है, C = Q/V। इस टाइप के संधारित्र का मतलब क्या होता है, एक प्लेट प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। ये संधारित्र का प्रतीक हो गया, प्रतीक मतलब चिन्ह हो गया, ये इस्तेमाल करना अपनी फिजिक्स में। और आकार साइज के हिसाब से देखा जाए तो संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, ओके। नोट करो इसको, फिर अपन इसका सिद्धांत पढ़ते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की, ओके।
तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, मतलब वो क्या अपने लिए कैसे बेनिफिट हुआ कि संधारित्र में एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की कैसे सोच पाई हमने, ठीक है ना। तो संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी समझनी होगी, वो कहानी मैं सुनाता हूँ आपको और आप उसको सुने। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चालक लिया, ठीक है। गोल इसलिए लिया ताकि बड़ा फीलिंग आ जाए, आपको पता चल जाए कि अच्छा ये ऐसा हुआ था। तो इसको हमने Q आवेश दिया, इसको हमने Q आवेश दिया, ठीक है ना। अब हमने जो फॉर्मूला बताया ना आपको, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूले में हमने ये बताया था कि C का मान जो है ना Q और V पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, C का मान Q और V पे डिपेंड नहीं करता। Q है आवेश और V है आपका विभव। V क्या है, विभव। तो C का मान जो है ना Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ओके। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर Q को बढ़ाओगे तो V ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो Q अपॉन V का जो अनुपात है वो सेम रहेगा, मतलब वो फिक्स रहेगा। तो C का मान जो है ना नहीं बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि C का मान बढ़े। लेकिन इसमें एक ट्रिक है अपने पास, क्या, देखो, अगर V ज़्यादा हो तो C कम होगा और V कम हो तो C ज़्यादा होगा, ओके। अगर हम कोई ऐसी ट्रिक अपनाएं कि Q का मान हम बढ़ने ना दें, ये जो Q है ना, Q का मान हम बढ़ने ना दें और V का मान कम कर लें, V का मान जो है ना कम कर लें, तो C का मान बढ़ जाएगा। ये ट्रिक देखो कैसे अपनाते हैं, समझो। तो हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या क्या ले ली, R ले ली। इसकी त्रिज्या क्या ले ली। अब बताओ, इसके पृष्ठ पर यहाँ कहीं कोई बिंदु ले लो, तो यहाँ पे विभव कितना होगा, KQ बटे R। कितना विभव होगा, KQ बटे R। इस V विभव को हमें कम करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे कम, समझो। इसके पास हम एक उदासीन चालक ले आए। कैसा है ये चालक, उदासीन, ठीक है ना, उदासीन चालक गोला, ओके। चलो अब बताओ, जब ये गोला हम इसके पास लेके आए तो इसके आवेश में कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको टच नहीं कराया बेटा। अगर आप इसको टच कराओगे ना तो ये आवेश इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप इसको पास में रखे रहोगे तो इस Q आवेश पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ओके। फिर क्या करेंगे, ये माइनस आवेश है, सॉरी ये प्लस आवेश है, तो ये प्लस आवेश इस गोले से किसे आकर्षित करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा, और किसे प्रतिकर्षित करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। ये गोला उदासीन है ये वाला, इसीलिए इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आपको पता ही है कि प्लस माइनस में आकर्षण होता है और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। तो ये प्लस का गोला अपनी तरफ माइनस को आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित किसको करेगा, प्लस को। अब उदासीन है तो ये माइनस ये प्लस बराबर होगा, बट यहाँ कोई इनके पास कोई जॉइंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये इसी पृष्ठ पे ठहर जाएंगे और ये वाले इस पृष्ठ पे ठहर जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पॉइंट, चलो मैं यहाँ ना लेके यहाँ ले लेता हूँ, ओके, ये वाला बी वाला, ओके। चलो अब ये जो बी पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना ये वाला, इस पॉइंट पे जो विभव होगा वो विभव किस आवेश की वजह से होगा, इस प्लस आवेश की वजह से या इस माइनस की वजह से या इस प्लस की वजह से। तो हम कह सकते हैं तीनों की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, तीनों की वजह से होगा। ध्यान देना, जब ये गोला नहीं था, जब ये गोला नहीं था तो इस पे कितना विभव था, इतना, V बराबर KQ बटे R, ओके। जब ये गोला आया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली R1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस वाले की क्या मान ली, R2। तो इस यहाँ मान लिया कि भाई माइनस Q आवेश प्रेरित हुआ और यहाँ प्लस Q आवेश, क्योंकि ये उदासीन था इसीलिए प्लस Q माइनस Q बराबर होंगे। तो इस माइनस Q की वजह से जो विभव माना हमने उसको V1 कर लिया, ठीक है ना। वो हो जाएगा आपका कितना, माइनस KQ बटे R1, और ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा आपका KQ बटे R2, ओके। अब बताओ V नेट, अगर हम यहाँ पॉइंट A मान लें तो A पॉइंट पे V नेट कितना होगा, V नेट का मतलब टोटल विभव, और विभव अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। हमने V को जोड़ दिया और V1 को जोड़ दिया और V2 को जोड़ दिया, ये टोटल विभव आ गया। V की जगह क्या रखोगे, KQ बटे R, V1 की जगह क्या रखोगे, माइनस KQ बटे R1 और यहाँ प्लस KQ बटे R2। ये
ये टोटल विभव आया। अब आप ये देखो कि ये वाला जो टोटल है क्या इससे कम है? अगर कम है तो अपना काम हो गया, और अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हुआ। समझ गए ना? कैसे चेक करोगे? जब ये गोला नहीं था तो यहां पर विभव ये था V बराबर KQ/R। अब जब ये गोला आ गया तो यहां पर विभव हो गया V नेट। अब ये देखना है कि V नेट जो है ना इस V से कम है कि ज्यादा, चेक करते हैं। अब यहाँ देखो सबको जोड़ लिया हमने, मान रख लिए यहाँ पे। अब ये बताओ इन दोनों में से ये बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चिन्ह को मत देखो, एक बार चिन्ह को मत देखो, आप ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से बताओ कि ये V1 बड़ा है कि V2। तो हम कहेंगे कि सर V1 बड़ा है। क्या बड़ा है भाई? V1। कैसे बड़ा है बता सकते हो? V1 कैसे बड़ा है? V1 इसलिए बड़ा है, देखो KQ दोनों में ऊपर KQ है, दोनों में ऊपर KQ है, ओके, और नीचे R1 है और R2 है। तो अब ये देखो R1 बड़ा है कि R2? R1 छोटा है, R2 बड़ा है। R1 छोटा है, R2 बड़ा है। जब किसी भिन्न के अंश बराबर हों तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो V2 छोटा हुआ और V1 बड़ा हुआ। समझ गए ना? इस हिसाब से फिर इसके बाद क्या करना है? अब आपको पता चलेगा कि भाई माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है। अब आप खुद ही सोच के देखो कि माइनस के 5 में प्लस के 2 जोड़ो, कितने बचेंगे? माइनस के 3। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर माइनस की संख्या बड़ी हो प्लस की छोटी हो तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ध्यान देना, इन दोनों को V1 V2 को जब जोड़ोगे ना, V1 बड़ा है V2 छोटा है, माइनस की बड़ी है, तो V1 V2 को जब यहाँ जोड़ा है तो इन दोनों का उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और वही माइनस की संख्या जब इसमें जुड़ेगी तो चीज घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। मान लो ये पहला वाला, मान लो कि ये 20 था, कितना था? पहले वाला 20 था, ठीक है ना। और ये वाला मान लो माइनस वाला, मान लो कि भाई -5 है और ये 2 है। अब तीनों को जोड़ के बताओ, तीनों को जोड़ के बताओ तो कितना हुआ? ये 17 हुआ। कितना हुआ टोटल? 17। तो ये देखो 17 जो है ना 20 से कम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। मैं ऐसे मान लिए थे थोड़ी देर के लिए, आपको समझ में आ जाए। तो ये जो V नेट है ना, ये V नेट इस V से कम हो गया। तो हमने फॉर्मूला क्या था अपने पास कि C बराबर Q/V। हमने क्या कहा था? Q को ना बढ़ने दो, Q को ना बढ़ने दो और V को कम कर लो। तो देखो हो गया V कम, तो V कम हुआ तो C बढ़ गया, V कम हुआ तो C बढ़ गया। बस हम यही चाहते हैं कि C बढ़े, ओके। अब आप ये बताओ कि V कम हुआ किसकी वजह से? प्लस की वजह से कि माइनस की वजह से? इस माइनस की वजह से V कम हुआ। समझ गए ना? तो आपने सोचा कि सर अगर इस माइनस की वजह से V कम हुआ है तो इस गोले को उदासीन न लेकर हम माइनस का ही लेके आ जाएं। नहीं समझ आया? अभी हम इस गोले को उदासीन लेके आए थे तो आपने सोचा कि सर जो विभव कम हुआ है वो माइनस वाले आवेश की वजह से हुआ है, तो क्यों ना हम उदासीन गोले की जगह एक ऐसा गोला लेके आए जिस पे जो है ना ऑलरेडी पहले से ही माइनस आवेश हो। तो जब उस पे माइनस आवेश होगा ना तो ये B और कम हो जाएगा और C और बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छा परफेक्ट रीजन है C बढ़ाने का। कैसे? एक प्लस की प्लेट ले लो, एक प्लस का चालक ले लो, एक माइनस का चालक ले लो और उसका विभव कम हो जाता है माइनस आवेश की वजह से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र का सिद्धांत। जो मैंने बोला है यही लिखा जाता है उसमें, अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड स्टैंडर्ड पे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। संधारित्र एक ऐसी चीज है या ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन नहीं कह सकते इसको, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, ओके। तो अब संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, बता ही चुके हम आपको, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अपन समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की 2-3 डेरिवेशन है, उनको अपन 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं, ओके। इसमें से कुछ चाहिए तो देख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ओके।
अब अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, ठीक है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र बनता कैसे है, उसकी धारिता कितनी होगी, कैसे निकालेंगे अपन, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो समांतर प्लेट संधारित्र देखो क्या है, ये दो प्लेटें इस टाइप की बनानी है आपको, एक प्लस की हो गई और एक माइनस की हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश, इस वाली की हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है ना। और दोनों का एरिया ए, दोनों का एरिया क्या ए, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, डी मान ली, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक बिंदु ले लिया P, यहाँ हमने एक बिंदु ले लिया P। अब यहाँ देखो ये प्लस प्लेट है ना, प्लस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, मतलब प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर, तो ये प्लस है तो इधर की ओर होगी, इधर की दिशा होगी आपकी किसकी, E1 की, E1 मान लिया हमने, ये प्लेट P1 मान लो, इस प्लेट को P2 मान लो। अब ये माइनस का आवेश है, इस माइनस के आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, क्योंकि माइनस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है आवेश की ओर, ठीक है ना। तो ये E1 E2 की डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना। जब हम टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो इसकी रचना वगैरह लिख लेना, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पे आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, दोनों प्लेटों का एरिया ए है, उनके बीच की दूरी d है। इस हिसाब से दो चार लाइनें अपने मन से बना के लिख देना जिसकी हमें धारिता निकालनी है। ओके, तो अब यहाँ देखो प्लेट P1 दिख रही है कि आपको, प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो E1 अब यहाँ देखो कितनी होगी भाई, प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी हमने, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताओ कि ये प्लेटें जो हमने इस्तेमाल की हैं ये चालक प्लेटें हैं कि कुचालक, चालक प्लेट और कुचालक प्लेट। ओके, तो हमने दूसरे चैप्टर में इनका डेरिवेशन करवाया है। चालक प्लेट जो है ना, जैसे ये कोई चालक प्लेट है और ये कोई कुचालक प्लेट है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो E था वो था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो E था वो था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होगे सर क्या कन्फ्यूजन कर रहे हो, चालक प्लेट की वजह से सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ प्लेटें चालक हैं, तो आप ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ये नीचे वाला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें एक रीजन और है, जैसे ये प्लेट आपकी कुचालक है ना, तो जब इसको आप आवेश दोगे तो आवेश जहाँ दोगे वहीं रखा रहेगा, समझ गए ना। और ये प्लेट चालक है, चालक प्लेट को आवेश दोगे ना तो वो आवेश जो है ना इसके पृष्ठ पे फैल जाएगा, वो आवेश जो है ना इसके पृष्ठ पे दोनों तरफ फैल जाएगा समान रूप से। अब आप यहाँ देखो, यहाँ आवेश की कितनी लेयर है, परत, यहाँ आवेश की 2 परत है ना, एक ये वाली और एक ये, और यहाँ आवेश की केवल सिंगल लेयर है, एक ही परत है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आवेश की कितनी परत है, सर एक ही परत है ये अंदर वाली, तो एक ही परत है ना, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ओके, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इधर भी आवेश होता तो हम वही यूज करते, कोई दिक्कत। अब प्लेट P2 के लिए, प्लेट P2 के कारण तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, प्लेट P2 के कारण, प्लेट P2 के कारण ठीक है ना, कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ भाई, E2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।
परिमाण ले रहे हैं बेटा, इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं? परिमाण। सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसमें क्या ले लिए? परिमाण ले लिए। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल विद्युत क्षेत्र बताओ भाई, टोटल विद्युत क्षेत्र बताओ, टोटल कुल, ठीक है ना। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, तो ई नेट हो जाएगा आपका कितना? E1 प्लस E2। ओके, अच्छा दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ओके, अब यहाँ आ जाओ, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जुड़े 2 से 2 कट गए, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये ई आ गया, ई नेट, ठीक है ना। अब आपको पता है चूंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो रखोगे यहाँ पे, तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, अतः प्लेटों के मध्य, अतः प्लेटों के मध्य, अब निकाल लो आप क्या? विभवांतर। क्या निकाल लो? विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा? V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी पढ़ा होगा आपने। ये V विभवांतर है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और D वो दूरी है जितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र फैला है। तो यहाँ कितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र फैला है? D दूरी में, ठीक है ना। अगर ये दूरी ज्यादा होती तो हम D की जगह कुछ और ज्यादा लिख रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ देखो E की जगह क्या रखोगे? अब हम यहाँ E की जगह रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में कितना? D, इंटू में कितना? D। अब हम लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, अब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V में V क्या है? विभवांतर है संधारित्र के लिए। ओके, तो V की जगह क्या रखोगे? V की जगह रखेंगे V का मान, ये वाला, तो Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यहां देखो, अर्थात C किसके समानुपाती है? A के। C किसके व्युत्क्रमानुपाती है? D के। ओके, एरिया बढ़ा लो तो C बढ़ जाएगा, D घटा लो, सॉरी C जो है ना व्युत्क्रमानुपाती है, D बटे में है ना, तो C किसके व्युत्क्रमानुपाती है? D के। D घटा लो तो C बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ D की वैल्यू, दूरियां कम कर लो प्लेटों की, तो D का मान कम कर लोगे तो आपका C बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ा दोगे प्लेटों का, बड़ी बड़ी प्लेटें इस्तेमाल करोगे ना तो भी धारिता बढ़ जाएगी। अब अगर माध्यम की बात करें, किसकी बात करें? माध्यम की बात करें, ठीक है ना। जैसे मान लो कि माध्यम भर दें, इसमें क्या भर दें? माध्यम, समांतर प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दें, तो C सफिक्स m क्या हो जाएगा भाई? A एप्सिलॉन m बटे D। एप्सिलॉन 0 की जगह क्या इस्तेमाल कर लोगे? एप्सिलॉन m। और आपको पता ही है कि एप्सिलॉन m का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन m का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। रखो यहाँ पे, तो C सफिक्स m हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बटे D। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह क्या रखोगे? C, तो एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू C। अब यहाँ देखो, C जो है ना वो पुरानी धारिता है, C सफिक्स m जो है ना तब धारिता है जब माध्यम भर दिया जाए। अब बताओ
एप्सिलॉन आर का यहाँ गुणा हो रहा है ना, तो हमने क्या कहा था कि एप्सिलॉन आर का मान या तो 1 होगा, 1 से अधिक होगा। तो होता क्या है, एप्सिलॉन आर जो है किसी भी चीज़ के भाग में आ जाए तो वो चीज़ घटती है, और गुणा में आ जाए तो वो चीज़ बढ़ती है। अब यहाँ देखो, यहाँ एप्सिलॉन आर जो है ना सी के गुणा में आ गया, मतलब ये हुआ अगर हम इन प्लेटों के बीच माध्यम भर दें, अगर हम इन प्लेटों के बीच माध्यम भर दें तो धारिता बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी अगर आपको मौका मिले तो इसको ध्यान से, थोड़ी सावधानी से इसको खोल के या फोड़ के देखना, इसके अंदर या तो कागज निकलेगा या कोई लिक्विड निकलेगा। कागज भी परावैद्युत पदार्थ होता है, हमने लिखाया था तुम्हें आपको, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं ना, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो जल्दी से। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।